जब आप सीनियर ब्यूरोक्रेट थे तो उस वक्त जितनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी ये आज के दौर में बहुत फ़र्क है। तो ये बातें हैं, मेरा ख्याल है हर दौर में सब कुछ होता था। किसी सिविल सर्वेंट को ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि उसको उठा के इधर से उधर कर दिया जाता है। देखिए, हमने कभी ये आम आदमी का सोचा ही नहीं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि किसी तरह वो जो मुख्तदर तबका है, चाहे वो जागीरदार लोग हैं चाहे वो कारोबारी, तो हम उनको खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। प्री कॉमन और कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप क्या समझते हैं? जो आपके दौर की प्री कॉमन ट्रेनिंग वो बेहतर थी या ये कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक अच्छा आइडिया था? मैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छा आइडिया इसलिए समझता हूँ कि इसमें तमाम जो मुख्तलिफ ग्रुपों से और मुलाजमत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो एक दूसरे के खिलाफ तासुबात हैं वो ख़त्म हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब्दुल बासित ख़ान प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट में हाज़िर खिदमत है। आज जो शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है और जिन्होंने आज हमें शर्फ़ मेज़बानी बख्शा है, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत मज़बूत शख्सियत। 1967 में CSS का इम्तहान दिया, 68 बैच से माशाल्लाह मकबूल हुए और उसके बाद इनकम टैक्स सर्विस में एलोकेट। इनकम टैक्स सर्विस में काम करने के अलावा वो तो इनका एक पेरेंट डिपार्टमेंट था और उसके बाद फिर ये कमिश्नर के ओहदे के बाद से मुख्तलिफ़ महकमों में पाकिस्तान के बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो इनकी वजह मकबूलियत बनी, जिनकी वजह से जाने जाते हैं, उसमें इन्होंने बहुत से महकमों में खिदमात सर अंजाम दी। पंजाब के सूबाई मौसब आला रहे ये, इसके अलावा टोयोटा के चेयरमैन भी रहे हैं, DG सिविल सर्विस अकेडमी भी रहे हैं ये, और साथ साथ अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो क्रिकेट में ये गवर्निंग बॉडी के जो क्रिकेट की है उसके मेंबर भी रहे, क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे हैं, क्रिकेट टीम के सेक्रेटरी यानी बोर्ड के सेक्रेटरी भी रहे हैं। उसके साथ साथ फिर ये DG मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में या मुख्तलिफ़ दफातर में रहे, लेकिन सबसे अहम है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। मेरी मुराद है जनाब खालिद महमूद साहब से। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपका माशाल्लाह जो प्रोफाइल में देख रहा था, इतना बड़ा प्रोफाइल आपके, इतनी जगहों पर आपने खिदमात सर अंजाम दी है। मेरा ख्याल कोई शायद महकमा होगा जो आपने, मैं अगर उसकी तफसील में जाता शायद प्रोग्राम की ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती। तो माशाल्लाह बहुत काम किया। 68 में सर आप सिविल सर्विस में आए, कैसा लगा उस वक्त माहौल आपको? क्या थे पाकिस्तान के हालात? ब्यूरोक्रेसी कैसी थी? ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज में जो आज से कंपेयर करें आप, तो मस्ट भी मेरा ख्याल है वो दिन बहुत खूबसूरत दिन होंगे, सुहाने दिन होंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी सफाई पेश करूँ ताकि आपकी बातों का जवाब दे सकूँ। जिस नस्ल से मेरा ताल्लुक़ है, यानी हम पाकिस्तान बनने के बाद ही हमने होश संभाला, पैदा तो पहले हो गए थे। उस ज़माने में ज़्यादा रवाज जो था वो सरकारी मुलाजमत का ही होता था और ख़्याल ये किया जाता था कि जो कोई अच्छा पढ़ लिख जाए वो कोई नौकरी अच्छी करेगा। सही। मेरा अगरचे ताल्लुक़ तो देहात से है और देहाती माहौल मेरा पस मंज़र है। और वैसे भी सर जो CSS मैंने देखा ज़्यादातर अक्सरियत देहात के लोगों की होती है। काफ़ी ज़्यादा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब लेकिन जो थे वो सारी उम्र वो देहात से बाहर ही रहे, क्योंकि वो महकमा नहर में इंजीनियर थे। ठीक है। और आप दिन में तसव्वुर लाइए, वो बंगले वगैरह और खुली फ़िज़ा, तो वो एक माहौल वही देहाती होता था और हमें शहरों की ज़िंदगी की कोई ज़्यादा आदत नहीं थी। तो जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैंने मैट्रिक बड़ा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन था, बड़े अच्छे नंबरों से किया। फिर आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे माशाल्लाह, वो हिस्ट्री के MA तारीख में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और रावियन भी हैं आप? रावियन है, पक्का रावियन है। मैं इस पर ये हमेशा ये तशरीह करता हूँ कि 6 साल
जो पढ़े वो रावियन में था, तो वहाँ से हमने किया। पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। और सर आपने लॉ भी किया, LLM भी माशाल्लाह। जी वो सब कुछ वो तालीम का कोई शोबा छोड़ा नहीं आपने जहाँ। तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में एक नन्ही मुन्नी सी कॉन्फ्रेंस हुई कि अब इसको क्या करना चाहिए। सही। मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, हर कोई अपनी अपनी राय। तो वालिद साहब चूँकि इंजीनियर थे, उनका दिल था कि बेटा भी इंजीनियर बने। वालदा मेरा ख्याल है उनकी सोच थी कि डॉक्टर बनना चाहिए। तो एक हमारे थे रिश्तेदार, वो मेरे कज़न ही थे, खालाजाद भाई, उन्होंने मेरा सारा रिकॉर्ड देखा था और वो मेरी बड़ी शफ़क़त करते थे। उन्होंने कहा ये छोड़ें, इंजीनियर भी छोड़ें और डॉक्टर भी छोड़ें, इसको देना चाहिए मुकाबले का इम्तिहान और वहाँ किसी नौकरी में आना चाहिए। तो उनकी राय जो थी वो कबूल हुई, यानी आप ये कह लें कि इत्तफाक राय हो गया उस पर। लेकिन सर आप जब CSS करके इनकम टैक्स में आए, तो अगर आप जैसे कमिश्नर इनकम टैक्स हुए, आप आगे चलते आप चेयरमैन FBR भी हो सकते थे उसके अलावा भी, लेकिन आप फिर इस महकमे से निकल क्यों गए जल्दी? मैं उसकी वजह भी बयान करता हूँ। तो जब मैंने CSS किया और मैं इनकम टैक्स में आ गया, इनकम टैक्स मेरे तसव्वुर में भी नहीं थी कि ये क्या नौकरी होती है, ये क्या महकमा। मैंने बताया ना, देहाती पस मंज़र था, तो इनकम टैक्स का पता ही कुछ नहीं था, ये तो शहरों वाली नौकरी थी। तो इम्तिहान के बाद वो क्यों हुई, आपने भी इम्तिहान वो दिया हुआ है। कोई एक पर्चा अच्छा हो जाए तो आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो एक पर्चा कोई ख़राब हो जाए तो नीचे चले जाते हैं। मेरे साथ भी यही हादसा पेश आया कि मैंने अपनी वालदा की फरमाइश पे फ़ारसी ज़ुबान रख ली। उन्होंने कहा ये ज़ुबान में नंबर बड़े अच्छे मिलते हैं। सही। तो वो जब मेरा नतीजा आया तो मेरे 200 में से 105 नंबर थे, बाकी मज़मूनों में बहुत बेहतर थे, इसमें 105। और मेरी जो मुत्तहदा पाकिस्तान था वो उस वक्त 67 में, तो मेरा हाल 34वीं 35वीं यानी 30s में पोजीशन थी। लेकिन वो नौकरियां बड़ी थोड़ी होती थी। मशरक़ी पाकिस्तान का कोटा 40% था और इस तरह मुख्तलिफ़ों का, तो पंजाब के हिस्से में नौकरियां कम आती थी। तो इस तरह मुझे वो इनकम टैक्स में प्लेस किया गया। सही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़ारसी में मेहनत करेंगे, 105 की बजाय 125 नंबर आ गए तो 20 पोजीशनें और ऊपर चली जाएंगी। सही। तो अगली दफ़ा मेहनत की। तो जब मेहनत की तो मेहनत के नतीजे में 105 की बजाय 200 में 95 नंबर आ गए। मैं उल्टे बास बरेली को। जी जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया, और दो ही चांस होते थे, ये बाद में थे। तो इनकम टैक्स में आ गया। मैं, आप पूछ रहे हैं कि आपने छोड़ क्यों दिया? जी जब मैं छोड़े तो नहीं आपने, लेकिन मेरा ख्याल आप, हाँ जी, वहाँ से निकल गया। जब मैं गांव में गया किसी ईद वगैरह पे, तो एक बुज़ुर्ग मिले जिन्होंने पूछा कि वो पंजाबी में बात करते हैं कि पुत्र की नौकरी तेरी आई है, तो इम्तिहान देता थी। मैं क्या जी बुज़ुर्गो, बाबा जी मेरी इनकम टैक्स की नौकरी आई। उनको समझना है इनकम टैक्स वो की होता है, पुलिस भी होती या DC होते। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं DC VC तो बहुत बड़ी नौकरी थी। हाँ जी। उनका बड़ा खामोश तबसरा था। उन्होंने ठंडी सांस ली और कहा पुत्र ये नालों तो थानेदार भर्ती हो जानो तो चंगा होता। वो ज़ाहिर है कि खासा है कि वो सदमे वाला, बिल्कुल ये बर्जस्ता जो ये जुमला ही कहना था उन्होंने। बिल्कुल उस ज़माने में मैं मरी कॉलेज में पढ़ा भी रहा था, यानी अच्छा अब माशाल्लाह। तो वहाँ ज़ाहिर है आप जब आप पढ़ते होते हैं कॉलेज में, कोई माँ बाप से ज़िद करके एक आध अच्छा सूट अच्छे कपड़े भी आप सिलवा लेते हैं, तो वही कैफियत मेरी भी थी। वो अच्छा सा सूट वूट मैं पहनता था। ज़ाहिर मरी में आप फिर रहे हैं तो ठंड भी लगती है। सही। तो किसी जगह खाना खाने बैठे, अभी मैं लेक्चरर ही था, खाना खाने बैठे, मेरा नतीजा आ चुका हुआ था, तो किसी ने मेरा नाम लेके तारफ़ कराया कि ये इनकम टैक्स में है सर। तो उसने मेरी तरफ गौर से देखा, कपड़ों की तरफ देखा और कहने लगा हाँ कपड़ों से ही पता चल रहा है। अब आप गौर कीजिए कि वो सर मंडाते ही ओले पड़े कि ना मैं नौकरी में आया ना कुछ, और उसने मेरे कपड़ों पे फ़ौरन उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि नज़र आ रहा है ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। उससे मैं खासा परेशान भी हुआ और मुझे एक मनफी सा जो होता है ना जी हाँ, एक वो मुलाजमत का मेरे जहन में आ गया। और इस वजह से मेरा
सच्ची बात यह है कि महकमे में दिल ना लगा इन वजूहात की बिना पे। हालांकि इसमें एक और भी आपको रद्द-ए-अमल बता दूँ, हमारे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे बड़ी अजीम शख्सियत थी जो कि हमारे डायरेक्टर थे फ़ाइनेंस सर्विसेज एकेडमी में, उनका नाम बच्चे बच्चे को मालूम है, हाथ पढ़े लिखे बंदे, वो थे अल्ताफ़ गौहर। वो अयूब खान के एडिटर भी थे, वो बाद में हुए, वो अयूब खान के सेक्रेटरी इत्तलात थे। हाँ, बिल्कुल। तो जब याहिया खान का दौर आया, उन्होंने उनको वहाँ से फारिग किया और उनको इस एकेडमी में, शहाबनामा में बहुत जिक्र है उनका, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बहुत मुतासर हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में उनकी बातों का, उनके ख़यालात का, उनकी गुफ्तगू का बहुत असर है। तो उन्होंने आके तफसीली इंटरव्यूज़ लोगों के किए, उनको पता चला मेरे बारे में कि ये संजीदा नहीं है अपनी तरबियत के बारे में। क्लास में भी मैं अक्सर नहीं होता था, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये, मैंने कहा इस वजह से कि जी मुझे ये कोई समझ ही नहीं आती अकाउंटेंसी और बाकी चीज़ें, मुझे तबीयत माइल नहीं इस पर हो रही। तो उन्होंने कहा कि वजह क्या? तो वजह मैंने उनको बताई, वो जो हमारे गांव के बुजुर्ग का जो रद्द-ए-अमल था। उन्हें बड़ी दिलचस्पी से सुना, फिर कहने लगे कि खालिद ये बताओ कि एक अनपढ़ आदमी के रद्द-ए-अमल से आप इतने मुतासर क्यों हो गए? अब इसका मैंने कहा अनपढ़ है या पढ़ा हुआ है, वो हमारे तो वही गांव के ऐसे ही लोग हैं जिनसे मेरा राब्ता भी होता है। अच्छा सर, आप डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विस अकेडमी भी रहे, नेशनल पब्लिक स्कूल वो पॉलिसी जो है उसमें भी आपने माशाल्लाह खिदमत दी। क्या हमारे यहाँ कुछ पॉलिसीज़ बनती हैं या कुछ ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी इतनी बदनाम क्यों हो गई सर? जी, इसकी तो बड़ी तफसीली जवाब दिया जा सकता है, आपके पास उतना वक्त नहीं है। जी सर। लेकिन जहाँ तक पोस्टिंग का ताल्लुक़ है, मैं इसके बाद सिविल सर्विसेज एकेडमी की बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मसलन बाबला में 2 दफ़ा रह चुका हूँ, और वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी अहम, एक बहुत बड़ी पब्लिक कॉरपोरेशन है जो इतनी कीमती खिदमत सर अंजाम देती है। तो वो एक अलहदा दास्तान है बड़ी। वहाँ पे मुझे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के भी गाल बन रहे हैं, उसका भी मेंबर रहा, तो मुझे वहाँ काम करने का मौका भी मिला और मुझे बड़ा लुत्फ़ भी आया। जहाँ तक आप सिविल सर्विसेज एकेडमी की बात कर रहे हैं, ये जब मेरी ये सर कौन से सन की बात है? 2001 से 2003, कुछ 2-2.5 साल। जब मेरी तरक्की हुई ग्रेड 22 में बतौर वफाकी सेक्रेटरी के, तो अल्लाह मग़फ़िरत करे ख्वाजा तारिक सईद हारून साहब होते थे, वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट थे। तो मैं इस्लामाबाद में ही था, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का फाइनेंस डायरेक्टर था, और हम शाम को अक्सर वक्त इकट्ठा गुजारते थे और सैर वैर करते थे, गपशप करते थे। बहुत ही नफीस अफसर, बहुत अच्छा इंसान। हाँ जी, इनकी बड़ी तारीफ माशाल्लाह लोग करते। खूबियाँ अगर मैं गिनने लगूँ तो शुमार नहीं हो सकेगी। तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ जी, आप बताएं कि कहाँ काम करना चाहते हैं, और 5-4 वजारतों के नाम लिए कि वहाँ सेक्रेटरी लग जाएं आप जाके। जी, मेहनत और पता नहीं तालीम और यह सारी चीज़ें। मैंने कहा ख्वाजा साहब, मैंने इस में से किसी जगह नहीं लगना चाहता। वो कहते हैं क्यों, तुम सेक्रेटरी प्रमोट हुए तो सेक्रेटरी नहीं लगना चाहते? मैंने कहा मैं सेक्रेटरी लगना ही नहीं चाहता। वो फिर बड़े हैरान हुए। वजह मैंने मजाकन कहा कि ख्वाजा साहब सेक्रेटरी भी कोई नौकरी होती है। वो कहते हैं, मुझसे 1-2 साल सीनियर थे गवर्नमेंट कॉलेज में भी, कहते हैं खुदा का खौफ करो, एक सेक्रेटरी के मुंह पे कह रहे हो कि सेक्रेटरी भी कोई नौकरी होती है सर। मैंने कहा नहीं, वो आप तो मुख्तलिफ सेक्रेटरी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हैं, आप सदर पाकिस्तान से बराह रास्त आपके सारे मामलात होते हैं। तो बाकी मैंने जितने सेक्रेटरी और वजारतों के देखे हैं, वो एक डाकखाने वाली नौकरी होती है। तो बाई चॉइस आप सर डीजी सिविल सर्विस एकेडमी? मैं वही अर्ज करता हूँ कि अक्सर बेशतर ये होता है कि नीचे से जो चीज़ बन के आई वो ऊपर भेज दी, ऊपर वालों ने कोई चीज़ चाहिए तो वो नीचे चली गई, तो वो डाकखाना हुआ ना। मैंने कहा वो जो पॉलिसी बनाने वाले सेक्रेटरी किसी ज़माने में सुने थे हमने, वो मुझे नज़र नहीं आते, तो मैं उसमें नहीं। कह रहे तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूँ आपके पास लाहौर में 3 हैं तरबियती अदारे, एक मैनेजमेंट कॉलेज है, एक है सिविल सर्विसेज एकेडमी है, एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहलाता था, जो वो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी कहलाता है, और तीसरा मैंने कहा एक जूनियर अदारा है, उसका नाम नीपा था, आजकल पता नहीं क्या नाम है। मुझे आप इन तीनों में से कोई एक दे दें।
कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ नौकरी करना काफ़ी नहीं होता, उसमें कोई ना कोई आप रिपल्स क्रिएट करें, कोई अपने असरात छोड़ें, अपना तजर्बा कम से कम अपना तजर्बा लोगों को दे सकें। मैंने कहा मुझे ख्वाजा साहब अगर इस वजह से एक बंदे को भी मैं मुतासर कर लूँ और उसके ख़यालात में तब्दीली कर लूँ, कोई अच्छी चीज़ उसको सिखा सकूँ या उससे सीख लूँ, तो मैं समझता हूँ मेरी नौकरी का मकसद पूरा हो गया। तो इस पर कहा अच्छा भाई तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम करना चाहते हो कर लो। तो इस तरह मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में आया। और बादशाह साहब मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि उस 2-2.5 साल में जितना मैंने लुत्फ़ उठाया, जितना मैंने सीखा, अब आप भी सवाल करेंगे कि तुमने क्या सीख लिया। ये मैं जब उस ज़माने में जब शाम को आपको पता है लाहौर में बड़ी सोशल लाइफ होती है, शादियाँ होती हैं और चीज़ें होती हैं, तो जहाँ भी मैं होता तो कोई ना कोई मेरे साथी जो थे पूछते कि हाँ भाई उनको क्या सिखा रहे हो। मैंने कहा उनको जो सिखा रहा हूँ वो तो है अपनी जगह, लेकिन मैं उनसे सीख ज़्यादा रहा हूँ। यार हद हो गई, इतनी सालों के बाद तुम आप उनको बड़ी अजीब बात लगी होगी। मैं क्या जनाब आपको पता नहीं, ये बच्चे जो हैं वो हमारी नस्ल की निस्बत बहुत आगे पहुँचे हुए। वो कहते हैं वो कैसे, मुझे चैलेंज किया जाता था। मैंने कहा देखें हम जब आए थे तो हम तख्तियों पे लिखते थे, हम स्लेटों पे सवाल हल करते थे सफाई करके वगैरह। ये है, हमारे पास कोई कंप्यूटर था, हमारे पास इंटरनेट था, हमारे पास वो जो मीडिया का एक तूफ़ान आया है वो है ग्लोबल मीडिया कवरेज है, वो चीज़ें थी। तो मैंने कहा इनकी बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा इनको सीखने का मौका मिलता है। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे ज़माने में 2 बैच तो पूरे मैंने देखे और उनसे मैंने हर एक से इनफरादी तौर पे मुलाकातें की, नशिस्तें की, इंटरव्यू किया। यकीन माने मुझे लगता था कि जैसे इस बंदे में आग लगी हुई है, ये मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। उनके अज़ाइम हैं, उनके अंदर एक नए नए ख़यालात हैं, उनकी विज़न है और मैं बड़ा खुश होता। एडवांस एजुकेशन भी आपके बच्चों में ज़्यादा थी। उनको यही कहता था कि देखो हिम्मत ना हार जाना, बड़े होंगे आपको मुश्किलात पेश आएंगी, दुश्वारियाँ पेश आएंगी, मुखालफतें होंगी, अगर आपके ज़हन में ये बातें हैं तो इस पर अमल करें। तो मैंने वो अपने 2-2.5 साल इसी तरह अपनी तरफ से लोगों को मुतासर करने में, उनकी किरदार साजी में सरफ़ किए। कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ वो तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता बताएगा, लेकिन सर जो आपका वक्त था जब आप सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, तो उस वक्त जितनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी या आज के दौर में बहुत फ़र्क है। आज तो मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेट के रास्ते में एक से एक रुकावटें आती हैं, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, हुक्म ना मानो तो इधर से उठा के उधर कर देते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। ये आपके दौर में तो नहीं होता? ये सुनता हूँ, ये बातें हैं, मेरा ख्याल है हर दौर में सब कुछ होता था। सवाल ये पैदा होता है नंबर 1 कि किसी सिविल सर्वेंट को ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि उसको उठा के इधर से उधर कर दिया जाता है। एब्सोल्यूट होना यही चाहिए कि उसको अपने मौक़िफ़ पे कायम होना चाहिए, उसको अपने असूल पे चलना चाहिए, और अगर सही चलते हुए उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो उसे उस नुकसान को बर्दाश्त करने का, उसकी शोहरत में इजाफा होता है कि ऑनेस्ट मैन है, हौसला होना चाहिए। ये बात नहीं है, हम भी तो बड़े नाजुक मिजाज होते जा रहे हैं कि जी हमें क्या होगा कि अगर आपकी जो एक पोस्टिंग है वो बदल जाए, अब और नहीं, मैं तनख्वाह तो मिलेगी आपको। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में होता था और मैं यही मौजूद छेड़ता था और वहाँ से जवाब ऐसे ही आते थे जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि उससे ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा अच्छा बताओ कि कोई एक बंदा जो है उसको सच कहने या सच बोलने की क्या नौकरी से फ़ारग होना पड़ा? आप यकीन माने 5 कम से कम बैच मेरे ज़माने में गुज़रे हैं, 30-30, 40-40 के। एक बंदा नहीं मुझे तलाश करके दिया गया जिसको सच्चाई की वजह से, हक़ की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़े। कोई नहीं। अगर किसी को थोड़ा बहुत झटका लगा भी है तो मामूली सी कानूनी काविश के बाद वो वापस आ। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि उस पोस्टिंग से उसको हटना पड़ता। अच्छा सर, मैंने कहा कि अगर आप ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर ये दावा ना करें
कि हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, हम मुल्क के लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें करने ने देखे वो ये अगर ये सोचें होती तो ना कोई हज़रत हुसैन होते, तो ना कोई करबला पे जाता, बड़े आराम से सब कुछ होता। अच्छा सर, प्री कॉमन मुतफिक नहीं हूँ, चीज़ें होती हैं लेकिन कोई अच्छा सर, प्री कॉमन और कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, भुट्टो साहब आए तो उन्होंने कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम का मंसूबा दिया। आप क्या समझते हैं जो आपके दौर की प्री कॉमन ट्रेनिंग वो बेहतर थी या ये कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक अच्छा आइडिया था? मैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छा आइडिया इसलिए समझता हूँ कि इसमें तमाम जो मुख्तलिफ ग्रुपों से और मुलाजमत से ताल्लुक़ कर रखने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ तासुबात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब एक दूसरे के पास घुल मिल के रहते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे के ख़यालात से मुतासर होते हैं, तो फिर वो उसमें अच्छे बुरे की सिर्फ फ़र्क रह जाता है। दूसरा ये कि एक ज़िले में एसपी लगा है, वहीं डीसी भी लगा हुआ है, एक बैच के लोग लगे। इसी तरह आपके फाइनेंस सर्विसेज के जो लोग हैं वो उनकी बड़ी और मैंने बड़ा देखा कि अक्सर वो एक जो इंटर ग्रुप किस्म की दोस्तियाँ ना वो ज़्यादा होती थी आपस में। कोई जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो प्रोबेशनर है उसकी किसी कस्टम वाले से दोस्ती है, पुलिस वाले की किसी इनकम टैक्स वाले से दोस्ती है, तो उसमें कोई अच्छी बात ऐसी तो ये एक बहुत अच्छा एक ये बड़ा चीज़ थी। दूसरी वो जो मुख्तलिफ जो इलाकाई हितों से लोग आते हैं भी दूर हो जाते हैं, वो भी झिझक दूर हो जाती है, वो भी तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये। अच्छा सर, अब आप रिटायरमेंट के बाद कैसे वक्त गुजरता है आपका? क्या अफसरान, दोस्त, पुराने वक्त के लोग आपके जो साथ होते थे मिलने आते हैं? किस तरह वक्त गुजारते हैं आजकल आप? देखिए आजकल की अगर बात, रिटायर तो मैं यानी सुपर एनुएशन की एज तो 2005 में आई थी, लेकिन उस वक्त मैं इसलिए रिटायर नहीं हुआ था क्योंकि मैं वो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी या स्टाफ कॉलेज का सरबराह था। ठीक है। तो मुझे बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी वजह से तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल के बाद वहाँ से फ़ारग कर दिया गया। ठीक है। और वजह ये हुई थी कि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और उनके कोर कमांडर जो थे वो गुजरांवाले वाले वो रिटायर हुए थे। ठीक है। तो वो उनसे मुलाकात के लिए गए और वहाँ उन्होंने फरमाइश की कि मुझे ये अदारा सौंप दिया जाए, और वजह यह बताई कि वो चूँकि कमांडेंट रह चुके हैं, वो जो है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस यूनिवर्सिटी, अच्छा डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया, उनका NDU ठीक, उनको ले दिया। तो उन्होंने दे दिया, ज़ाहिर वो पूरा इख्तियार रखते थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा जी हमारा एक बड़ा सीनियर सेक्रेटरी है जो वहाँ पे है, तो उसका क्या करें? उन्होंने कहा कि उनको अपने चॉइस की कोई दे दें पोस्टिंग, जो वो पसंद करें। उनका मतलब था इस्लामाबाद में कोई जो पसंद करे। तो मुझसे चॉइस पूछने के लिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के, शौकत अजीज़ साहब का ज़माना था, शुजा शाह कस्टम के अफसर बेनज़ीर साहब, जी हाँ, उनका टेलीफोन आया कि साईं आपने सुना क्या हुआ? मैंने कहा मैंने सुना है, मुझे सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ोन किया। कहने लगे कि वज़ीर आज़म पूछते हैं कि खालिद, वज़ीर आज़म मुझे अच्छी तरह जानते थे, पूछते हैं कि खालिद साहब से पूछो कि कहाँ वो लगना चाहते हैं। मैंने कहा लिख लो, तो 3 चॉइस दे दें। मैंने कहा लिखो। पहला चॉइस, मैंने कहा पहला चॉइस किया है कि मुझे वज़ीर आज़म से कहो कि डिसमिस कर दिया जाए सर। मैंने कहा चौंक पड़े, कहते हैं राई बड़े खफा हो। मैंने कहा शर्म नहीं आती पूछने वालों को, और तुम्हें क्या कहूँ, तुम तो मेरे भाई हो। कि मुझे एक आपके 8-10 सीनियर मोस्ट वफाकी सेक्रेटरियों में से हूँ, मुझे मैं काम कर रहा हूँ, शौक़ से काम कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ़ शिकायत कोई नहीं है, तो मुझे हटाया जा रहा है। मतलब क्या है? मैं इस काम के अहल नहीं हूँ, मेरे काम में कोई ख़राबी है या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है तो मुझे उसका सज़ा दी जाए। ये क्या पूछ रहे हो? कहा लगे, कहते हैं बात तो अपनी ठीक है लेकिन मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा कर, मैं दूसरा चॉइस लिख लो। उसने पूछा दूसरा चॉइस, मैंने दूसरा चॉइस किया है कि मुझे OSD बना दो ताकि मैं टैक्स बढ़ा करूँ। कहते हैं तीसरा चॉइस बताओ। मैंने तीसरा चॉइस किया है कि मेरी कोई 1.5-2 साल नौकरी है, मुझे छुट्टी दे दो ताकि मैं सैर सपाटे करता रहूँ। यानी आप नौकरी करने के मुतमन्नी नहीं थे? गुस्सा था, जाहिर है सर, वो तो बंदे को अफसोस होता है कि बिना वजह कोई। कहने लगे कि वज़ीर आज़म को ये बता दूँ। मैंने कहा ये तो बता दो, लेकिन एक मेहरबानी और करो। कहते हैं क्या? साथ उनके कहो कि आपको और सारी हुकूमत को सबको बड़ी गालियाँ भी दे रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं। वो हंसने लगे। अच्छा, अगले दिन फिर उसने मुझे फ़ोन किया, जी मैंने
प्राइम मिनिस्टर को आपके ख्यालात पहुँचा आगाह कर दिया है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा वो क्या? वो कहते हैं कि मेरा इसमें क्या कसूर है, ये तो ऊपर से हुक्म, ऊपर से बहरहाल वो ऊपर ये सारा मेरे जवाबात थे पहुँचाए गए, सदर मोहतरम तक पहुँचाए गए और उनको बता। तो वो बड़े खफा हुए। उन्होंने कहा कि ये कौन है बंदा जो कि जिसको हम पूछ रहे हैं कहाँ लग रहा है, वो लोग सिफारिशें करते हैं और ये ऐसी बातें कर रहा है, तो ये कौन है? गुस्सा खा गए उसे। तो मेरी खुशकिस्मती कि उनके साथ जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वो मुझसे यहाँ नेशनल स्कूल में कोर्स करके गया हुआ था। अच्छा, मोहसिन हफीज़ आपका शागिर्द था गोया? जी, बड़ा अच्छा अफसर था मोहसिन हफीज़। मोहसिन हफीज़ साथ खड़ा था। उसने कहा सर मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे अफसर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। बस अच्छा मोहसिन जानते हो? उसने कहा फिर तुम ही इनसे निपटो। इसके नतीजे में मैंने कोई नहीं कबूल की पोस्टिंग। इसके नतीजे में बड़ी शानदार एक मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई। तो हुकूमत पंजाब के थे एक चीफ सेक्रेटरी साहब, बड़े अच्छे अफसर, मेरे दोस्त भी मुझसे जूनियर थे लेकिन बड़े अच्छे अफसर, कामरान रसूल साहब, वो मुझे मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि आप सुना है बड़े खफा हैं इस्लामाबाद वालों से। मैंने कहा देखो मेरे साथ इन्होंने ये किया है। कहते हैं हमसे तो नहीं नाराज़। मैंने कहा नहीं, तुमसे नहीं नाराज़ हूँ। कहने लगे आप अपने कॉलेज में भी और हर जगह फ़नी तालीम का बड़ा डंडोरा पीटते हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्यों ना आपको चेयरमैन टेवटा लगा दिया, क्यों ना आपको, ये हमारा अदारा नहीं चल रहा अब यार। बड़ी सही उन्होंने। मैंने कहा मैं लग जाता हूँ माशाल्लाह। तो वो लगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 5 साल का टेन्योर था, 1 साल डेढ़ तो अपनी मुलाजमत का, उसके मजीद एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया। अभी वहाँ जारी थी तो हुकूमत बदल गई। हुकूमत बदल गई तो जो नए साहब आए जो वज़ीर आला बन रहे थे, वो मुझे उन्होंने कहा कि आप ये कहाँ बैठे हुए हैं? मैंने कहा आपको क्या इतराज़ है मेरे बैठने में? वो कहते हैं आपके लिए मुनासिब नहीं है ये पोस्टिंग, आपको तो कहीं और होना चाहिए। मैंने कहा आपके ज़हन में क्या प्रोग्राम है? उन्होंने मुझे कहा चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा। तो मैंने मशवरा किया, लोगों ने कहा वहाँ क्या इंटरव्यू करते रहोगे? जो जिस तरह आपने नेशनल पब्लिक स्कूल में काम किया, डीजी सिविल अकेडमी, तो ये भी एक लिहाज से उसी तरह। नहीं, मैंने कहा मुझे दिलचस्पी, अगर तुम बदलना चाहते हो तो मुतसिब पंजाब लगा दे, किसी की खिदमत तो कर सकूँगा ना, वो भी अच्छी, गरीब का काम। बिल्कुल। इस तरह मुझे 9-10 साल इजाफी जो माशाल्लाह मिल गए नौकरियाँ। अच्छा सर, आखिर में रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो आपने मेरा देखा हुआ है, ये आप दफ्तर जिसमें बैठे हैं, ये मौलाना ज़फ़र अली खान ट्रस्ट का दफ्तर है। ये इसलिए बना था, मेरी तजवीज़ पे ही बना था। काम और जिंदगी का यही सफ़र है दिया था। और मौलाना ज़फ़र अली खान का जो मिज़ाज और बिल्कुल उसकी हालत ख़राब है, इसके लिए कोई ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट बन गया और मुझे ही कहा गया कि आप इसको चलाएं, माशाल्लाह, और मैं इसमें मसरूफ़। सर क्रिकेट के हवाले से हम आपसे एक सेपरेट अलग सेशन करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी। आखिर में एक जो हम हमेशा प्रोग्राम ब्यूरोक्रेट में सवाल करते हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो कि इस वक्त सरकारी ओहदों पर फायज़ है या कुछ लोग इस वक्त ट्रांजिशन में है सरकारी अफसर बनने की, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताया सिविल सर्विसेज एकेडमी में और बाकी जगह पे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि हम जैसा कोई नहीं था और हम बड़े 30 मार खान थे, हम फलाने थे। वो हर तरह के लोग आए हैं, अच्छे लोग भी आए हैं, ऐसे लोग भी आए हैं जो अच्छे नहीं हैं, मिली जुली हमेशा रहा है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हर जो नई नस्ल आ रही होती है ना, वो पुरानी से बेहतर होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे मैंने आपसे बात की कि उनका नॉलेज कैसा है, बिल्कुल सही है। जो एक एक्सप्लोजन हो रहा है उसका वो फ़ायदा, तो वो इंटेलिजेंट। सर हमने तो एक डोगर की किताब पढ़ी थी, इतनी मोटी सी होती थी, तो आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, टेलीफोन है, IT है। एक चीज़ जिसकी मैं कमी महसूस करता हूँ जो पहली नस्लों में, और वो पै दर पै उसमें इजाफा हो रहा है। मसलन आप तसव्वुर करें जो पाकिस्तान बना था उस वक्त की जो नस्लें थी, और उसके बाद 10 साल के बाद, फिर उसके 10 साल के बाद, फिर हम लोग आ गए, ऐसा चलते रहा। वो थी एक बड़ा फ़र्क है, वो है कमिटमेंट का फ़र्क। कमिटमेंट का वो जो नस्लें थी जो हमारे 1947 के बाद जो कमिटमेंट ज़्यादा थी, ICS अफसर थे, वो तो पागल थे, जुनूनी थे पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए। बिल्कुल सही, ये आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद, वो तनासब कम होता चला गया। हमारे तक पहुँचते पहुँचते वो और कम हो गया। अब जो मौजूदा लोग आए हैं,
काबिलियत के लिहाज से मैं बड़ा ऊंचा रेट करता हूँ, इल्म के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से, कमिटमेंट में लोगों में। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद महमूद साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे खालिद महमूद साहब, और जो उन्होंने आखिर में बात कही है मैं उसे ही अपने इस प्रोग्राम का जिसे कहते हैं ख़ुलासा कहूँगा कि पाकिस्तान को इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है वो अपने ज़ाती कामों के लिए, अपने लिए तो बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करते नज़र आते हैं, लेकिन इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मैंने देखा है कि उनके अंदर वो ताकत, वो तवानाई, वो जुनूनीपन नहीं होता। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, सरकारी मुलाजम हैं, वो एक जुनूनी हद तक प्यार करें इस मुल्क के साथ और बहुत ज़्यादा मेहनत करें और कमिटमेंट के साथ, जिस तरह इन्होंने कहा कि पुराने लोग होते थे, इस तरह काम करें। तो यकीनन ये जो मुल्क है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये बहुत पीछे चला गया है, इंशाअल्लाह बहुत आगे चला जाएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।